हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक प्रश्न था जो कि बार बार उठ खड़ा होता है, वो है वक्र ग्रहों को लेकर। वक्र ग्रहों को लेकर ये कहा जाता है अक्सर कि ग्रह जब वक्री हो जाते हैं तो उनका प्रभाव बढ़ जाता है, और जब उनके अंदर बल बढ़ता है, प्रभाव बढ़ता है, तो वो चीज़ें ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। लेकिन रिजल्ट दिखने में कैसा दिखता है, होता क्या है, होता कैसे, ये जो मोटे मोटे सवाल हैं, इसके ऊपर जब तक आप प्रॉपर एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि कई बार हम ऐसा पढ़ते हैं कि कोई ग्रह वक्र हो जाएगा तो वो बलवान हो जाएगा, और बलवान होने के बाद वो रिजल्ट्स देने लगेगा। लेकिन रिजल्ट्स किस हिसाब से देगा? नीच का ग्रह वक्री हो जाए तो हम उसको अच्छा मानते हैं, और अगर वही ग्रह उच्च का होकर वक्री हो जाए तो हम उसे खराब मानने लग जाते हैं। कई बार स्थिति ये होती है, अपनी राशि में ग्रह बैठा है और वक्री हो गया, हमने कहा कि वो बलवान हो गया। बलवान हो गया का ये अर्थ तो है कि उसके रिजल्ट्स फील तो होंगे, बट रिजल्ट्स पॉजिटिव फील होंगे या नेगेटिव फील होंगे। ये जो चीज़ें हैं, ये जो परिस्थितियां हैं, इसको समझने के लिए जब तक व्यक्ति के ऊपर दशाएं नहीं निकल जाती तब तक उसे कहना भी मुश्किल होता है। क्योंकि हम किताबों के आधार से ही बात नहीं करते, हम बात करते हैं जब बहुत सारे कुंडलियों के अंदर हमने दशाओं को अनुभव किया कि इस व्यक्ति के जीवन में ये दशा चली और इसके प्रभाव इस तरीके से। तो उसी में से एक एग्जाम्पल को यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति की ये कुंडली है, कुंडली के अंदर दशा चल रही थी बुध की महादशा में शुक्र की अंतरदशा। अब 3 नंबर का लगन है, 3 नंबर के लगन में बुध जो है वो तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड हो गए, यानी कि लग्नेश कहेंगे आप लोग अपने शब्दों में। हमारे हिसाब से यहाँ पे जो लगन में नक्षत्र आ रहा है वो राहु का है, तो उस हिसाब से राहु जो है वो फोकस पॉइंट हुए सोचने के ढंग पे नक्षत्र के हिसाब से लगन के। लेकिन राशि तो पहले भाव में आ रही है, पहले भाव में राशि आ रही है, इसका अर्थ हुआ कि जीवन के अंदर ये जो ग्रह है जिसे आप लग्नेश मानते हो, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट देने की कोशिश करेगा, नंबर 1। नंबर 2 कि बुध की स्थिति केंद्र में है, और वो भी अपनी स्वयं की राशि में जहाँ वो उच्च होते हैं। उच्च होने के साथ साथ फिर वक्र अवस्था। अब अगर ये माने कि ग्रह उच्च होकर वक्री हो जाए तो दिक्कत देता है, उस लिहाज से बोलूँ तो हाँ, कुछ परेशानियाँ उस तरीके से आएँ। एक पॉइंट बना। दूसरी बात ये उठती है कि क्या बुध जैसा ग्रह जो कि अपनी स्वयं की राशि में अगर बैठ के वक्री हो जाए तो उतने मात्र से ही वो क्या नेगेटिव प्रभाव दिखा देगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस माहौल में वो बैठा है उस माहौल को तो वो संभाल सकता है। वक्र होने को मैंने आप लोग को कैसे समझाया था कि कोई सा ग्रह डिस्टर्ब हो गया तो अगर अपने घर में बैठ के डिस्टर्ब होगा तो कुछ चीज़ों में डिस्टर्बेंस तो दिखाएगा, वहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन रिजल्ट्स में कैसे दिखाई दे रहा है? तो रिजल्ट्स के अंदर अगर हम इसको समझें, ये चौथे घर में बैठा है वक्र, तो ये चौथे घर में ले रहा है, यानी कि घर के अंदर के एनवायरनमेंट में किसी प्रकार के प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स के अंदर किसी प्रकार के कोई प्रभाव तो दिखाएगा। ये तो हो गया आपको 4th हाउस। 4th हाउस के अंदर बैठ के ग्रह वक्री हुआ तो जा कहाँ रहा है? 4th को प्रभावित कर रहा है, और जो उसकी ऊर्जा काम करने की कोशिश कर रही है वो करेगी तीसरे भाव की तरफ। इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जीवन के अंदर ये वाला जो ग्रह यहाँ पे वक्रत्व ले रहा है चौथे घर में, वो रिजल्ट्स करने की कोशिश कर देगा 3rd हाउस के लिए। अब 3rd हाउस क्या है? 3rd हाउस है जीवन में पराक्रम की मांग। तो ऐसे स्थिति में बुध की महादशा के अंदर कहीं ना कहीं जब उसने अपने प्रभाव को दिखाया तो उसने शुरुआत में तो कुछ चीज़ें दी जो कि अच्छी नहीं, लेकिन बीच में एक ड्यूरेशन जब बनी वहाँ पर बुध तीसरे भाव के प्रभाव को अपने साथ मिक्स करके ले लिया। तीसरे भाव का प्रभाव मतलब जीवन में ऐसी स्थितियों का निर्माण करना जो कि व्यक्ति से उसके जीवन में उसके पुरुषार्थ, तीसरे भाव संघर्ष, तीसरा भाव उसकी मांग करेंगे। अब मैं तीसरे भाव को संघर्ष क्यों कह रहा हूँ? तीसरे भाव को संघर्ष इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका जो छठा भाव होता है वहाँ से तीसरा दशम है, तो जो आपका 6th हाउस अगर हम स्ट्रगल के लिए, संघर्ष के लिए देखते हैं, उस स्ट्रगल, उस संघर्ष का जो एक्चुअल स्ट्रॉन्ग कर्मा 10th है, सो कॉल्ड पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ को एक्टिव कर रहा है। तो ऐसे स्थिति में एक कॉमन कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? जीवन में अगर चौथे भाव में कोई ग्रह वक्री हो रहा है, अब ये नहीं देख रहे कि वो उस राशि का स्वामी है या नहीं है, अगर कोई ग्रह चौथे भाव में बैठ के वक्री हो रहा है, ऐसे स्थिति में उस वक्र ग्रह की जो दशा, अंतरदशा कार्य करेगी, वो कहीं ना कहीं तीसरे भाव की तरफ खींचने की कोशिश करेगी। कागजी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, लिखा पढ़ी के काम हो सकते हैं, छोटी यात्राएं हो सकती हैं, और ये भी पॉसिबल है कि किसी न किसी बात को लेकर लेफ्ट हैंड
क्योंकि ये भाव लेफ्ट हैंड को दिखाता है, इसके ऊपर किसी प्रकार के प्रभाव जीवन में देखने को मिल सकते हैं। तो पहला रूल यहाँ पे जो हम लगा रहे हैं वो इस हिसाब से कि अगर हमारा कोई भी ग्रह वक्री हुआ और वक्र होकर वो प्रभाव करता है तो अपने से एक घर पीछे का प्रभाव कर जाएगा। पहली कंडीशन फुलफिल। अब दूसरा रूल देखिए इसी ग्रह कंडीशनों में, शुक्र को यहाँ पे लगाइए। शुक्र पंचम का स्वामी है, पंचम के साथ साथ शुक्र की दूसरी राशि 12वें घर में आई। 12वें घर में आई तो इसका मतलब है वो चिंताओं का स्वामी है, लेकिन 12वें घर का स्वामी अपने भाव से हटके जो दूसरा भाव उसके पास आता है उसके रिजल्ट्स करता है। इस लिहाज से जो है शुक्र के रिजल्ट्स को हम पॉजिटिव में ट्रीट करेंगे क्योंकि वो पंचम का स्वभाव ले रहा है। लेकिन यहाँ पे दो स्थितियाँ उत्पन्न हैं। एक तो ये कि शुक्र सूर्य और राहु जैसे दो कठोर ग्रहों के साथ बैठा है, इस स्थिति में थोड़ा पीड़ित प्रभावित होगा और अपने शत्रु गुरु के साथ बैठा है, लेकिन गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह होता है। तो नैसर्गिक शुभ ग्रह के साथ बैठने से बल प्राप्त हुआ, लेकिन दो कठोर ग्रहों को अपनी राशि में जगह देने के कारण थोड़ी सी चुनौती, थोड़ी सी कठोरता ले बैठा। अब दूसरी बात, शुक्र अपनी राशि में बैठ के अगर वक्र हो गया तो वो 7 नंबर की राशि में बैठ के अगर वक्री हुआ तो वो चले जाएगा 6 नंबर की तरफ, और 6 नंबर जो है वो उसके लिए नीच राशि प्रभाव है। तो ऐसे स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि अगर शुक्र का केस आता है और शुक्र 7 नंबर की राशि में बैठकर, यहाँ पे मैं राशि को इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, हाउस के साथ साथ ही राशि को इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। शुक्र अपनी राशि में बैठ के वक्री तो हुआ, लेकिन जब शुक्र 7 नंबर की अपनी तुला राशि में बैठ के वक्री हुआ तो वो चल पड़ा है आपकी कन्या राशि की तरफ, और कन्या राशि में वो हो जाता है नीच राशि अवस्था। इस हिसाब से जब हम देखेंगे तो शुक्र यदि 7 नंबर की राशि में बैठ के कभी भी आपको नीच राशि की तरफ जाते हुए यानी कि वक्र अवस्था में दिखाई देता है तो उसका 50% प्रभाव तो वैसे भी डिस्टर्ब करने वाला होगा। अब यहाँ पे देखिए भाव तो पॉजिटिव क्योंकि केंद्र की तरफ जा रहा है। केंद्र क्या है? केंद्र है आपका मन, चौथा भाव, और प्रॉपर्टी, ये दोनों 4th हाउस केंद्र से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं शुक्र की जो दशा प्रभाव है उसने अपने रिजल्ट को किस तरफ टर्न आउट कर दिया? उसने टर्न आउट किया टुवर्ड्स द 4th हाउस। 4th हाउस के अंदर शुक्र को तो बल माना जाता है, लेकिन रिजल्ट्स कैसे कर रहा है? तो राशि के लिहाज से देख के बात करें तो रिजल्ट्स कर रहा है जैसे नीच राशि प्रभाव की कोशिश कर रहा है। तो जब कभी भी कोई सा भी ग्रह वक्री होकर काम कर रहा है तो वहाँ पे 2-3 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली चीज़, भले ग्रह केंद्र में बैठ के वक्री हुआ, लेकिन अगर वो आपके इस तरीके से काम कर जाए, 7th में बैठ के 6ठे की तरफ आ जाए, 4th में बैठ के 3rd की तरफ आ जाए, लगन में बैठेगा तो 12th की तरफ आ जाए, सिर्फ कहाँ पे सपोर्ट है? 10th में बैठ जाए तो 9th की तरफ आएगा। तो यहाँ पे हम पहली कंडीशन ये कह सकते हैं, कोई भी ग्रह अगर वक्र अवस्था के साथ बैठा है और केंद्र में दशम को छोड़ के बैठा है, 10th हाउस को छोड़ के बैठा है, तो इन कंडीशनों में वो वक्री ग्रह जो है वो किसी न किसी रूप में हमको चुनौतियाँ उत्पन्न करा सकता है। 4th से 3rd की तरफ है, 7th से 6th की तरफ है, और लगन से 12th की तरफ है। प्रॉफिट की कंडीशन कब बन सकती है? जब आपका कोई ग्रह 10th में बैठ के वक्रत्व हासिल करे तो वो दशम और नवम को प्रभावित करेगा। लेकिन इसमें भी ध्यान रखिएगा, अगर सूर्य जैसा ग्रह बैठेगा या चंद्रमा जैसा ग्रह बैठेगा तो ये तो वक्र हासिल नहीं करेगा, सूर्य और चंद्रमा को वक्र तो हासिल नहीं होगा। इससे हटके कौन कौन से ग्रह वक्र होंगे? तो इससे हटके वक्री होने वाले सारे ग्रह बनते हैं मंगल, शनि, आपका राहु तो नेचुरली है ही वक्री, केतु नेचुरली ही वक्री है। इसके बाद आपके पास क्या आ सकता है? बुध, शुक्र और गुरु। तो अब इस पर ध्यान से समझिए, अगर आपके कुंडली में मान लीजिए शनि बैठ जाए दशम में और वक्रत्व हासिल कर ले, तो 10वें घर में यदि शनि ने वक्रत्व हासिल किया तो फिर फादर के लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट हो जाएंगे। किस बेस पे बात होगी? उस ग्रह के कारक तत्व का रिश्ता, और फिर 9th में हम फादर को कनेक्ट करते हैं। तो यदि कुंडली के अंदर शनि 10th में बैठ के वक्रत्व हासिल करता है तो कारक तत्व प्रभाव से वो नवम को प्रभावित करते हुए सूर्य को प्रभावित कर जाएगा। 10th में राहु बैठा है किसी व्यक्ति का और वो वक्रत्व हासिल किया हुआ ग्रह है, उसका प्रभाव से गुरु के कारक तत्वों को प्रभावित कर जाएगा, क्योंकि राहु गुरु को टारगेट करेगा 9th हाउस के रिगार्डिंग। 9th हाउस में हम एक सूर्य के कारक तत्व को उठाते हैं और दूसरा गुरु के। तो अगर दशम में शनि बैठ के वक्री होगा तो फादर के साथ की चीज़ों में, और अगर राहु बैठ के होगा तो विजडम में, जुपिटर में कहीं ना कहीं चैलेंजेस क्रिएट कर देगा। इससे हटके अगर कोई ग्रह बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, गुरु बैठ जाए, या फिर आपका शुक्र बैठ जाए, तो उसके प्रभाव फिर पॉजिटिव सेंस में कंसिडर हो जाएंगे। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर शनि को समझिए, शनि भाग्य का स्वामी होकर भाग्य में बैठा और वक्री हो गया, अष्टम का भी स्वामी है और पीछे जाएगा तो भी अपनी राशि में जाएगा। यहाँ पे शनि राशि वाइज तो ठीक जा रहा है, शनि राशि के हिसाब से तो अपनी ही राशि में कहीं बैठा हुआ नजर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर उसको जो चुनौती आएगी वो भाव प्रभाव से आएगी। भाव प्रभाव से आने का मतलब है
ऐसे परिस्थितियों का निर्माण करना जिसमें कि व्यक्ति को अचानक से कुछ ना कुछ हो, या फिर लाइफ में एक काइंड ऑफ लोनलीनेस, अकेलापन, बड़ा परिवर्तन, ये नेचुरल परिवर्तन का हाउस है, ये पीछे की तरफ मूव कर गया अपनी राशि में तो किसी बड़े परिवर्तन की तरफ खींच ले जाएगा। ऐसे स्थिति में जब कभी भी जीवन के अंदर वक्री ग्रह की दशा आए तो दो बातों को बिल्कुल नोट करके लिख के चलिएगा। अगर ग्रह नवम में बैठ के वक्री हो रहा है तो वहां पर वो आपके अष्टम की तरफ आता है, वो प्रभाव दिखाएगा, वो जीवन में कई बार अचानक से बड़े परिवर्तनों को दिखाने की कोशिश करता है। एक चीज। दूसरी चीज, अगर ग्रह 11वें घर में बैठ के वक्री हो जाए तो फिर वो आपके लाभ स्थान के साथ साथ आपके दसम को भी प्रभावित करेगा। अब ये देखना पड़ता है कि दसम के राशि स्वामी के साथ उसके रिश्ते कैसे हैं, प्रभावित कैसे करना चाहता है। ठीक है, ये भी नहीं स्टेटमेंट दिया जा सकता कि अगर ग्रह जो है वो 11वें में बैठ के वक्री हो जाए तो हमेशा अच्छा ही करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। केतु जैसा ग्रह अगर 11वें में बैठा और वो वक्रता हासिल करे तो वो दसम को भी प्रभावित करेगा और 11वें को भी। अब वहाँ पे जो राशियाँ हैं वो मित्रवत हैं या नहीं है, तो उसके हिसाब से उसके रिजल्ट्स को डिसाइड करना पड़ेगा। अगर देखा जाए कि यहाँ पे राशि जो आ रही है, एक तरफ 6 नंबर आ जाए, एक तरफ 7 नंबर आ जाए, तो जैसे शुक्र पीछे की तरफ जाके डिस्टर्ब करता है वैसी वाली कंडीशन पैदा हो जाएगी। अगर उसके बजाय यहाँ पर शनि की राशियाँ हों और पीछे की तरफ आ जाए तो फिर पॉजिटिव रिजल्ट्स क्रिएट हो जाएंगे। तो जो रिजल्ट्स क्रिएट होंगे उसके अंदर ये भी समझना पड़ेगा कि वो जो राशि जिसमें कि केतु या राहु बैठते हैं वो उस राशि के स्वामी की तरह सफर करते हैं। तो राशि के स्वामी उससे एक राशि पीछे वाले के साथ कैसा संबंध रखता है ये भी आपको समझना आवश्यक हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 2 नंबर की राशि लिख जाए और शनि वक्री हो जाए तो शनि यहाँ पे दसम में नीच राशि अवस्था का प्रभाव दिखा देगा। इस कंडीशन में शनि की दशा प्रभाव में स्टेटस के ऊपर चैलेंजेस क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हुआ, इनके जीवन के अंदर जब बुध में शुक्र की दशा ने अपने प्रभाव को लिया तो सीधे सीधे इस दसम के ऊपर तो सीधा प्रभाव है। देखिए बुध यहाँ पे 12 नंबर मीन राशि को देख रहा है जहाँ पर कि वो गुरु और बुध और गुरु का फैक्टर इफेक्ट आपको पता है, जिस राशि में वो नीच होता है वहाँ पे वो इतना सपोर्ट आउट नहीं देगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, राशि किसकी, गुरु की, और ग्रह कौन है, शुक्र, बैठा कहाँ है, वहाँ से भी अष्टम। तो कहीं ना कहीं दसम के लिए और व्यापार के लिए ये दोनों के दोनों स्वामी गुरु से कोई बहुत फ्रेंडली नहीं, तो उसने डिस्टर्बेंस तो नेचुरली क्रिएट कर दी। दशा में ये तीसरा फैक्टर इफेक्ट है कि जो भी ग्रह चल रहे हैं वो नैसर्गिक रूप से जिन ग्रहों के साथ मित्रता रखते हैं उनके लिए चीज़ें या तो न्यूट्रल या तो पॉजिटिव कर देते हैं, और अगर वो शत्रुता रखते हैं तो फिर जीवन में उन पर्टिकुलर हाउसेस से लेकर चैलेंजेस क्रिएट करने लग जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम स्थिति को देखें तो ये सेकंड हाउस चंद्रमा का है और बुध चंद्रमा में नहीं बनती, तो जब बुध की दशा पड़े तो वो चंद्रमा के भाव को फलने फूलने से रोक लेगा। मंगल के साथ उसकी अच्छी मित्रता नहीं है तो मंगल के भाव के साथ शत्रुता दिखाने का प्रयास कर जाएगा। तो जीवन में जब हम कहेंगे कि उस पर्टिकुलर ग्रह की दशा चल रही है तो जिन ग्रहों के साथ उसकी मित्रता नहीं है उन ग्रहों के स्वामित्व वाली जो भी राशियां जिन भी भाव में पड़ेंगी उसमें किसी न किसी प्रकार के चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। गुरु की महादशा पड़ जाए लेकिन अगर शुक्र आपके दसम का स्वामी है, लगन का स्वामी है, तो आपकी पर्सनालिटी को, आपके स्टेटस को इतनी आसानी से राइज करने नहीं देगा, भले वो बड़े शुभ ग्रह गुरु ही क्यों ना हो। लेकिन अगर उसका आपका जो भी राशि 10th या लगन में आ रही है, मान लीजिए शुक्र की है, तो नहीं रिजल्ट जल्दी मिलता, प्रॉब्लम आएगा। शनि चल जाए, बुध चल जाए, वो फ्रेंडली है शुक्र के, तो वो रिजल्ट्स कर जाएंगे। लेकिन फिर वही देखना पड़ेगा जिस भाव, जिस राशि के लिए हम बात कर रहे हैं उससे फ्रेंडली है या नहीं। कई बार होता है सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य ठहरा लग्नेश, लेकिन जब सूर्य लग्नेश बनता है तो दसम का स्वामी शुक्र बन जाता है, तो वहाँ पर शुक्र का 10th हाउस स्टेटस के ऊपर चैलेंजेस भी क्रिएट कर जाता है। अगर सूर्य शुक्र के अंदर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ना हो तो, अगर कोऑर्डिनेशन है तो यही कॉम्बिनेशंस के साथ सूर्य शुक्र आगे पीछे ही घूम रहे होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन के साथ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन विद द चैलेंजेस मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र के साथ सूर्य का जो टर्म है वो एक प्रकार से न्यूट्रल है। सूर्य और चंद्रमा इतनी आसानी से किसी के अगेंस्ट नहीं जाते, लेकिन इसी के विपरीत देख लीजिए, बुध चंद्रमा के अगेंस्ट जा सकता है और शुक्र जो है वो सूर्य के अगेंस्ट जा सकता है। तो अगर सिंह लगन की कुंडली बन जाए और शुक्र की दशा पड़ जाए तो शुक्र दसम के प्रभाव को देते देते वो आपके 3rd हाउस पर अक्रम के प्रभाव को उठाने की कोशिश करता है। वहाँ पे स्टेटस को प्रभावित करके व्यक्ति के इंडिविजुअलिटी के ऊपर चैलेंजेस क्रिएट कर जाता है। तो ये चीज़ों को हमको देखना पड़ता है, कौन किसके साथ कितना फ्रेंडली है, कौन किसके साथ कितना एनिमिकल है, वो सारे रिजल्ट्स आपको दशा प्रभाव में दिखाई देंगे। तो जो मोटी मोटी बातें आपको ध्यान रखनी है वो यही कि ग्रह अगर त्रिकोण में बैठकर वक्री हो रहा है तो इसके अंदर में त्रिकोण कौन सा है, पहला, 5वां, 9वां। पहले भाव में वक्र तो नहीं अच्छी बात कही जा सकती, नवम में वक्र तो नहीं कह सकते अच्छी बात, क्योंकि एक 12वें की तरफ जाएगा, एक अष्टम की तरफ।
5वें घर में बैठ के ग्रह वक्री हो तो चौथे की तरफ जाएगा। उस परिस्थिति में ध्यान रखना पड़ेगा राशि कैसी बन रही है। दूसरा, अगर कोई भी ग्रह केंद्र में कहीं पर भी वक्री होना चाहता है तो दशम बेहतर है कंपैरेटिवली बाकी 3 केंद्रों से। फिर बात ये उठेगी शनि और राहु को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। देन अगर कोई ग्रह मान लीजिए छठे घर में बैठ के वक्री हो जाए, अष्टम में बैठ के वक्री हो जाए या फिर द्वादश में बैठ के वक्री हो जाए, अगर कोई ग्रह छठे घर में बैठ के वक्री होगा तो उसका प्रभाव संतान, प्रेम और विद्या के ऊपर देखने को मिल जाएगा। अगर कोई ग्रह अष्टम में बैठ के वक्री होगा तो फिर सप्तम यानी वैवाहिक जीवन में सीधे प्रभाव दिखाई देगा। और अगर कोई ग्रह 12वें घर में बैठ के वक्री होगा तो इनकम के ऊपर दिखाई देगा। इसमें से इनकम के ऊपर वाले में फिर वही बात लागू होगी कि राशि प्रभाव कैसे हैं तो आपकी इनकम किस हिसाब से बनेगी। उससे हटके अगर हम देखें तो फिर ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं है। वक्री ग्रह रिजल्ट स्ट्रांगली करेगा, लेकिन जब भी वो रिजल्ट करेगा तो उससे एक घर पीछे की तरफ उसके प्रभाव पूरी तरह से 100% 100% आपको बनते हुए मिलते हुए नजर आएंगे। धन्यवाद।